प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गुप्त राजवंश के महान सम्राट या शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन तथा उसके अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ उनके चरित्र की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल एक महान विजेता था, बल्कि वह एक योग्य और कुशल शासक भी था। गुप्त प्रशासन का निर्माण उसी के द्वारा करवाया गया। उसका 40 वर्षों का दीर्घकालीन शासन शांति, सुव्यवस्था एवं समृद्धि का काल रहा। उसे अनेक योग्य और अनुभवी मंत्रियों की स्वयं प्राप्त थी। उसका प्रधान सचिव वीरसेन साव था, जिसका उल्लेख उदयगिरि गुहाभिलेख में मिलता है। शनकानिक महाराज पूर्वी मालवा प्रदेश का राज्यपाल रहा। उदयगिरि लेख में वह अपने को चंद्रगुप्त का पादानुदात कहता है। आम्र कारदव उसका प्रधान सेनापति था। सांची के लेख में उसके नाम का उल्लेख मिलता है, जहां उसे अनेक युद्धों में यश प्राप्त करने वाला कहा गया है। करमदंडा लेख से ज्ञात होता है कि शिखर स्वामी उसका एक मंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र गोविंद गुप्त तीरभुक्ति प्रदेश का राज्यपाल था। इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। बसाड़ मुद्रालेख में इस प्रांत का उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त अन्य निपुण प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी थे। लेखों तथा मुद्राओं से कुछ पदाधिकारियों के नाम भी हमें मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे उपरिक प्रांत का राज्यपाल, कुमारामात्य आधुनिक प्रशासनिक अधिकारी जैसा रहा होगा ये, बलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी, रणभंडागार अधिकृत सैनिक साजसज्जा के पदाधिकारी, दंड पाशिक पुलिस विभाग का प्रधान, महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश, विनय स्थिति स्थापक कानून व व्यवस्था को देखने वाला अधिकारी, भट्टाशोपति अश्वसेना का नायक, महाप्रतिहार मुख्य दोहारिक जैसे पदाधिकारियों से गुप्त वंश के इस महान शासक का प्रशासन सुभूषित था। चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त के समय में भारत आया था, उसके शासन की उच्च शब्दों में प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि प्रजा सुखी एवं समृद्धि तथा लोग परस्पर सौहार्दपूर्ण रहते थे। उन्हें न तो अपने मकानों की रजिस्ट्री करानी पड़ती थी और न ही न्यायालयों में न्यायाधीशों के सामने जाना पड़ता था। वो चाहे जहाँ और जिस स्थान पर जा सकते तथा रह सकते थे। राजा बिना दंड के शासन करता था। दंड विधान अत्यंत मृदु थे तथा अपराध बहुत कम होते थे। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बार बार राजद्रोह के अपराध में दाहिना हाथ काट लिया जाता था। सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित था। राज्य में बहुत कम लोग किसी प्रकार के अपराध में लिप्त थे और साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने राज्य में बहुत कम कर लगाए गए थे। जो लोग राज्य के भूमि पर खेती करते थे,
उन्हें अपनी उपज का एक भाग कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। चंद्रगुप्त के शासन काल में चतुर्दिक शांति और व्यवस्था व्याप्त थी। यहीं तक हमें नहीं बल्कि फाहियान, जो कि एक विदेशी था, को कहीं भी किसी प्रकार की असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ा। लगता है महाकवि कालिदास ने भी इसी शांति और व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि जिस समय वह राजा शासन कर रहा था, उपवनों में मद पीकर सोती हुई सुंदरियों के वस्त्रों को वायु तक स्पर्श नहीं कर सकती थी, तो फिर उनके आभूषणों को चुराने का कौन साहस करता होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में यदि देखें या उनके चरित्र के गुणों का यदि हम बखान करें तो पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक कुशल शासक था, साथ ही साथ धर्मनिष्ठ वैष्णव था, जिसने परम भट्टर की उपाधि धारण की। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी, परंतु वह अन्य धर्मनाइयों के प्रति भी पर्याप्त सहिष्णु था। उसने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबियों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा दूसरे धर्मों को दानादि भी दिया। उसका संधि विरक सचिव वीरसेन शैव था, जिसने भगवान शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। उसका सेनापति आम्रकारदव बौद्ध था। सांची लेख के अनुसार उसने सांची महाविहार में आर्य संघ को 25 दिनारे और ईश्वर वासक ग्राम दान में दिया। वह प्रतिदिन 5 भिक्षुओं को भोजन कराने एवं रतन गृह में दीपक जलाने के लिए दिया गया था। इसी प्रकार मथुरा लेख के आर्योदिताचार्य नामक एक शैव का उल्लेख मिलता है, जिसने अपने पुनर्जन के लिए 2 शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी। विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता। चंद्रगुप्त द्वितीय युद्ध क्षेत्र में जितना महान, शांति काल में उससे कहीं अधिक कर्मठ था। वह स्वयं विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। विद्यार्थियों उसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक मंडल निवास करता था, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपुर, वराहमिहिर, वररुचि जैसे विद्वान थे। इनमें अधिकांश को गुप्त काल का ही माना गया है। उसका संधि विरक, वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित और कवि था। इसी प्रकार उसके अन्य दरबारी भी रहे होंगे। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इस बात का उल्लेख किया है कि उज्जैन में कवियों की परीक्षा लेने के लिए एक विद्वत परिषद थी। इस परिषद ने कालिदास, भरतमेट, भारवी, अमरू, हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त आदि कवियों की परीक्षा ली थी। संभव है यहाँ चंद्रगुप्त से तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य से ही है। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता, कुशल शासक, कूटनीतिक, विद्वान एवं विद्या का उदार संरक्षक था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी तथा उसके काल में गुप्त साम्राज्य
की चहुमुखी प्रगति हुई। जिस साम्राज्य को उसके पिता समुद्रगुप्त ने निर्मित किया, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पूर्णतः संगठित, सुव्यवस्थित एवं सुशासित होकर उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा तथा प्राचीन भारत में स्वर्ण युग का दावेदार बन गया। विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त निश्चय न केवल गुप्त वंश के अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से है। महाकवि कालिदास की निम्नलिखित पंक्तियां इस गुप्त सम्राट के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करती हैं। भले ही पृथ्वी पर सहस्त्रों राजा हों, लेकिन पृथ्वी इसी राजा से राजवंती अर्थात राजा वाली कही गई है। जिस प्रकार की नक्षत्र, तारा एवं ग्रहों में के होने पर वे रात्रि केवल चंद्रमा से ही चांदनी वाली कही जाती है।